नमस्कार श्रोताओं। पर्यावरण आज किसी एक समाज या देश से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण से जुड़ी हर गतिविधि का प्रभाव वैश्विक है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि जब वर्तमान केंद्रीय सरकार अपने 2 वर्ष पूरे करने जा रही है, ऐसे में भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इन वर्षों में क्या उपलब्धियां रही हैं और भविष्य को लेकर क्या दृष्टि है। और इसी विषय को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा, मुझे भी आकाशवाणी से बात करते हमेशा खुशी होती है। आपके मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी है और विकास को गति देना भी है। इन दोनों चीजों में संतुलन जो है इन 2 वर्षों में जो रहा है, उसके बारे में आपका नजरिया और दृष्टिकोण और टिप्पणी क्या है? जरूर। पहले तो मैं ये मानता हूँ, आपने सही फरमाया कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जी 5 तत्वों से बनी ये हमारी चराचर सृष्टि, इन घटकों का संतुलन बनाए रखना और इनका संरक्षण करना, यह हमारा मुख्य काम है जी। और इसलिए हवा शुद्ध रहे, पानी शुद्ध मिले, भरपूर मिले, अच्छा मिले और उसके साथ साथ प्रदूषण ना हो। और मुझे खुशी है 2 साल में हमने जो काम किया है उसका नतीजा ये है कि जंगल का क्षेत्र 3,500 किलोमीटर बढ़ा है। अच्छा। मैंग्रोव्स का क्षेत्र 100 किलोमीटर बढ़ा है जी। प्रदूषण कंट्रोल्ड हुआ है, कम हुआ है और उसका बेटर मॉनिटरिंग हो रहा है। उसके साथ साथ आज वाइल्ड लाइफ हमारा बहुत रोबस्ट ग्रोथ है जी। वन्य जीवों में, वो भी अच्छा है। जंगलों में एक सुनिश्चितता आ गई है, जंगल का कवर जैसे मैंने कहा बढ़ा है, बिल्कुल। प्रदूषण पे भी मात की है और नदियों और गंगा में होने वाले औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा भी 1/3 कम हुई है जी। तो ये बड़ी सफलताएं है हमारी। हम जिस उद्देश्य के लिए प्रकृति की रक्षा करने का मुख्य काम है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने जो पाया है वो महत्वपूर्ण ये है कि विकास शाश्वत हो। विकास और पर्यावरण की रक्षा एक दूसरे के शत्रु नहीं है, दोनों हाथ में हाथ डालकर एक साथ चल सकते हैं, ये हमने दिखा दिया। और इसलिए 10 लाख करोड़ के निवेश के 2000 लगभग प्रोजेक्ट्स को जी। मान्यता दी गई है और मान्यता पारदर्शी प्रक्रिया से पर्यावरण की शर्तों के जरा स्ट्रिंजेंट करते हुए वो किया है और उसके 10 लाख रोजगार का पोटेंशियल जो अटका पड़ा था फाइलों में वो मुक्त हुआ है, तो अब वो धरातल पे आ रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा है। अनेक सार्वजनिक सड़क, बिजली के तार, इरिगेशन के कैनाल, रेलवे लाइन, ये सब ठप पड़े थे, वो हम सबने मान्यता दी है। सभी राज्यों के साथ भेदभाव न करते हुए ये काम किया है। तो सारे सार्वजनिक महत्व के, पब्लिक इंपॉर्टेंस के सारे प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जी, दुनिया में भारत का डंका पीटा है पेरिस और लीमा में। और पेरिस समझौते में प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण और भारत ने ली हुई जो कार्य योजना है उसके कारण भारत का लीडरशिप, मैंने जैसे कहा, डंका बजा है जी। और भारत के नेतृत्व को सबने स्वीकारा भी है जी। दरअसल क्या था कि एक समय था जब पर्यावरण मंत्रालय में फाइल आने का मतलब कि एक लंबे समय तक अटके रहना, तो पारदर्शिता और बहुत त्वरित गति से वहां पर निर्णय लिए गए हैं और उसका परिणाम जो है, और सुपरिणाम कहना चाहिए, कि हमें देखने को भी मिलता है और भविष्य में भी मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने नीतिगत फैसले किए जी। पहला। दूसरा, हमने प्रक्रियाएं पारदर्शी की, सरल की। तीसरा, हमने विकेंद्रीकरण किया, बहुत सारे काम रीजनल ऑफिस और राज्यों को दे दिए। और चौथा काम हमने किया कि इसमें जहां देरी होती थी स्टैंडर्डाइजेशन करके देरी को खत्म किया। और इसके कारण जिस पर्यावरण मंजूरी को 2004 से 2014 में औसतन 600 दिन लगते थे जी, आज 190 दिन में मिलने लगा। और 580 दिन वन विभाग के मंजूरी को लगते थे, वो आज 180 दिन पे आ गया। और ये मैं 100 दिन में दोनों लाऊंगा और 1 साल में, क्योंकि अब जहां जहां भी डिलेज है वो एड्रेस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी। जावड़ेकर साहब, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है, वैश्विक स्तर पर ये चुनौती है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक्शन प्लान इस तरह का, जो कि हम आम जनता भी जिससे के साथ जुड़कर जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसको हासिल करने में मदद? बिल्कुल ऐसा है। आज लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बेमौसमी वर्षा का चक्र बढ़ गया है, सूखे का चक्र और तीव्रता बढ़ गई है। अब बाढ़ आते हैं तो बाढ़ की तीव्रता और संख्या भी बढ़ गई है। चक्रवात या हिमप्रपात की संख्या भी बढ़ रही है। समुद्र की पानी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो ये जो सब हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन है, जिसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। ये तो विकसित देशों ने जो अंधाधुंध विकास का उस समय काम किया, कोई भी मानक न पकड़ते हुए,
और इसके कारण आज जो कार्बन उत्सर्जन दुनिया भर में है, उस कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा केवल 3% जो ऐतिहासिक है। आज जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण जी। और केवल हमारा योगदान 3% है। विकसित देशों का 70% से अधिक है, चीन का 10% है। तो उसको मिलकर हमारा नहीं है, लेकिन हम भुगतभोगी है। तो अब हम उसको उपाय करना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये क्षमता है कि उन्होंने कहा कि हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने 175 मेगावाट की नवीन ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें कोयला नहीं यूज होगा जी। दूसरा हमने लक्ष्य रखा है और जो प्रगति पर है कि हमने वाहनों को, पेट्रोल और डीजल के वाहनों को टैक्स लगाया है, डिसेंसिटाइज किया है। पेट्रोल और डीजल के टैक्सेशन को भी कार्बन का ये रखा है। और अभी 40,000 करोड़ रुपए जो वनीकरण के बैंकों में पड़े थे जी। वो कल ही लोकसभा में बिल पास हुआ और उसमें अब ये प्रदेशों को मिलेंगे प्रत्यक्ष वनीकरण के लिए। अच्छा। तो उससे कार्बन सिंक तैयार होगा। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत आज लीड कर रहा है, जैसा दुनिया के किसी देश ने नहीं किया है। जी। आपने जैसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का भी जिक्र किया। पिछले वर्षों में भारत में बहुत तेज गति से विकास हासिल हुआ, समृद्धि भी आई लोगों के पास, और समृद्धि आई तो तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ गया। उसमें वाहन भी हैं, फ्रिज भी हैं, उसमें तमाम तरह के एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। ऐसे में बेहतर से बेहतर टेक्निक हो उन चीज़ों को निर्माण में। आज भारत का जो औसतन बिजली खपत है प्रति व्यक्ति, उससे 10 गुना ज्यादा यूरोप और अमेरिका में है, जापान में। तो हम एक 10 है, कम ही है अभी, लेकिन हम अच्छी क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। यानी हम पारंपरिक ऊर्जा भी निर्माण कर रहे हैं, सौर ऊर्जा और बाकी, लेकिन उससे ज्यादा एलईडी का जो अभी किया, एक साल में 10 करोड़ एलईडी अगर बांटे हैं तो लोगों के बिल में भी बचत हुई है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उससे के कारण कार्बन इमिशन भी कम हुआ है, बिजली की बचत हुई है। तो ये बहुत जरूरी है और ऐसे काम हम कर रहे हैं। जैसे अभी 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी फ्री देंगे। तो उसमें क्या है कि जो लकड़ी से खाना बनाते हैं तो लकड़ी काटते हैं, अब लकड़ी नहीं काटेंगे, उनको एलपीजी मिलेगा, तो मेरी लकड़ी बचेगी, जंगल बचेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। आप बहुत सशक्त ढंग से इस बात को उठाते हैं कि हमारे पर्यावरण जो है वो बेहतर होगा तो हमारा जीडीपी, हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा। जिसे शाश्वत मूल्य कहते हैं, वैसे शाश्वत विकास की प्रणाली है जी। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और इसलिए शाश्वत को ही कायम रहना है, वही हमारा काम होगा। और हम हर चीज में लोगों का सहभाग भी लेंगे, लोगों के सहयोग से ही पर्यावरण शुद्ध बनेगा। अगर दिल्ली का प्रदूषण है तो हमने बहुत सारे काम किए 5 राज्यों को मिलकर, लेकिन आखिर जब तक जनता अपने वाहनों को साफ सुथरा नहीं रखेगी, जब तक वो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं करेंगे, कंजस्टेड लेन अवॉइड नहीं करेंगे, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, नजदीक के काम साइकिल से नहीं करेंगे या चलकर नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण ऑटोमेटिक कम नहीं होता। लेकिन उसका भी एक बड़ा फैसला हमने लिया है कि अब प्रदूषण को कम करने के लिए 2020 में ही भारत 6 मानक का, यानी बहुत उच्च दर्जा का, दुनिया का सबसे बेहतरीन डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी भारत में मिलेगी और वैसे ही वाहन भी बनेंगे। तो उससे पूरे भारत में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 90% कमी आएगी जी। तो ये हम कर रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण का भी हम अभी हमने प्रणाली की 3400 उद्योग है देश में बड़े कि जिनसे प्रदूषण होता है, हवा में भी होता है और पानी में भी होता है, क्योंकि गंदगी पानी में जाती है, केमिकल है, बाकी है। तो उस पर हमने प्रक्रिया करके उनके मानक और स्ट्रिंजेंट किए हैं और उस पर एक 24 घंटे निगरानी रखने वाला मशीन बिठाने को कहा है। अब वो मशीन से मेरे पास किसी भी एक मानक पर किसी एक कल कारखाने में देश भर में अगर 15 मिनट भी प्रदूषण ज्यादा हुआ तो तुरंत मैसेज मुझे आता है। तो मॉनिटरिंग उसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग शुरू हो गई जी। मालिक को भी जाता है, मैनेजर को जाता है। आज हमने 264 उद्योग ऐसा न करने पर जो प्रदूषण फिर बार बार कर रहे हैं उनको हमने बंद किया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर है कृषि का क्षेत्र है, वहां भी एक तो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब इस्तेमाल बहुत ज्यादा होते हैं, उससे धरती की गुणवत्ता खराब होती है और नीचे का पानी भी खराब होता है। नहीं, इसलिए पानी अपने यहाँ जो खराब होता है, दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि 70 साल के आजादी के बाद भी जी आज सारा मैला शुद्ध करने का काम नहीं हो रहा है। 85% मैला बिना शुद्ध किए ही पानी मैले का
वो वैसा ही गंदगी पूरे पानी में जा रही है, इसलिए सब जगह का पानी गंदा हो गया पिछले 50 साल में जी। तो ये अब ठीक करना है, इसलिए गंगा ये शुरुआत है। लेकिन गंगा में अनेक कारणों से जो प्रदूषण होता था, तो औद्योगिक प्रदूषण भी होता था। हमने एक एक फैक्ट्री पर बहुत निगाह रखी और काम किया, मुझे खुशी है बताने में, और जिसका प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया कि ब्लैक लिकर आना बंद हो गया, काली शराब जिसे बोलेंगे जी। डिस्टिलरी, ये शुगर फैक्ट्री से आती थी और डिस्टिलरी से आती थी जो स्पेंट वॉश बोलते हैं, तो वो भी बंद हो गया। तो उससे पानी की शुद्धता में एकदम परिवर्तन होता है, औद्योगिक प्रदूषण कम हुआ है। अभी धीरे धीरे सब जगह होगा, 4-5 साल में हम पूरी तस्वीर बदल देंगे देश की। आपने गंगा की बात की तो एक बात ध्यान में आया, क्योंकि भारत सरकार की ये बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है कि परिवहन के जो वैकल्पिक साधन है या माध्यम है उनका प्रयोग किया जाए, जिसमें जल परिवहन या जल मार्ग का ज्यादा विकास बहुत एक आवश्यक तो गंगा में और वाटरवेज 106 नदियों में वाटरवेज का बिल शिपिंग मंत्रालय ने पास भी किया, पार्लियामेंट ने, संसद ने, और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, और रेलवे, हाईवे, गंगा, इन दोनों के किनारे हम पार्टनरशिप में पूरा वन तैयार करने का हमने किया। आज भारत में कोई भी किसान या कोई भी आदमी पेड़ लगाने को डरता है कि पेड़ लगाएगा, बढ़ेगा, लेकिन कभी कभार काटने की बारी आएगी तो काटने नहीं देते। अब हमने ये नियम किया है कि ऐसे प्लांटेशन बढ़ाओ, उसकी पेड़ की खेती करो, चलेगा जी, क्योंकि उससे नए नए पेड़ निर्माण होते रहेंगे, आपको भी आय मिलेगी। आज हम 40,000 करोड़ की लकड़ी आयात करते हैं, उसके बदले यहाँ क्यों ना पैदा करें। बिल्कुल। तो ये एक नियमों का सरलीकरण करके और ये सब लोग पेड़ लगाए, इसके लिए हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। सर, देश में ऐसा बहुत सारा वन क्षेत्र है जहां वहां के आदिवासी लोग या ग्रामीण समुदाय के लोग वहां रहते हैं और उसी पर वो निर्भर भी हैं। तो ऐसे में उन समुदायों के जो सामाजिक आर्थिक हित हैं वो भी संरक्षित हों और विकास भी अपनी गति से होता है। मैं तो मानता हूं कि जंगल केवल फॉरेस्ट गार्ड के भरोसे या फॉरेस्ट के अधिकारियों के भरोसे नहीं टिक सकता जी। जब तक वहां के बसने वाले 10-20 करोड़ लोग जंगल पर निर्भर है, वो जब तक उसके भागीदार नहीं बनते, जब तक जंगल से उनको आजीविका नहीं मिलती, तभी वो अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध जलाई तीनों को रोक सकते हैं। और इसलिए जनता की बेहतरीन पार्टनरशिप हम इसमें चाहते हैं अब, और उसको मजबूत करेंगे। और इस मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उनको उसका भागीदार बनाया जाएगा और इसके लिए अनेक नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों की रुचि होगी और लोग जंगल के रक्षा भी करेंगे, जंगल का वृद्धि भी होगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जंगलों की बात हुई तो उत्तराखंड के जंगलों की याद आती है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर आग लगी, नुकसान भी हुआ। वैसे देखा जाए तो इन दिनों में कमी भी आई है जंगलों में आग। अभी तो उत्तराखंड की आग लगभग समाप्त होती है। समझ लेना चाहिए कि अप्रैल मई के ये ग्रीष्म के समय पे धूप बहुत ज्यादा होती है, तापमान बढ़ता है और जो मॉइस्चर होता है हवा में, जो ह्यूमिडिटी है वो एकदम कम होती है। तो जरा भी सुलग गई किसी कारण से आग तो एकदम फैलती है जी। और जहाँ चीड़ के है वहाँ और तेजी से पकड़ लेती है। जंगलों में थोड़ी आग लगाते हैं इस आशा से कि हमारे पशुओं को चरने के लिए वहाँ घास ज्यादा अच्छा पैदा होगा। ये एक अपनी पारंपरिक कल्पना है जो गलत है, लेकिन अब उसका भी हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। लोग वनों में रहते हैं, जिनको वन के पट्टे मिले हैं, जो खेती अपनी वनों में करते हैं, वो भी जलाते हैं खेती का, क्योंकि अपने यहाँ जलाने से भूमि का ये बढ़ेगा, ऐसा एक मानना है। ये एक्चुअली सही नहीं है और इसलिए ये एक हम कैंपेन करेंगे और लोगों को डिस्कस करेंगे। और जो सिगरेट बीड़ी फेंकते हैं तो वो, और कोई जानबूझ के कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, निगरानी भी होगी। लेकिन ये हर साल होने वाला संकट है, सब गांव में आता है और इसको लोग ही निपटते हैं। आज लोग दूर से अगर देख रहे हैं तो ये हमारे जंगल के नीति का पराजय होगा। इसलिए हम लोगों को मिला लेंगे, तभी अवैध जलाई समाप्त होगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। इसी तरह के जैसे कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि कृषि अवशेष खेतों में जला दिए जाते हैं, उसका भी प्रदूषण, उसमें स्टबल बर्निंग जिसे कहते हैं, खेत जलाना। क्योंकि अभी तो हार्वेस्टर से जो अनाज तो निकल गया, तो अनाज के जो बचे वो बुचड़े को निकालने में मजदूरी ज्यादा लगती है, तो इसलिए लोग जलाते हैं जी। लेकिन उससे प्रदूषण दिल्ली में भी बढ़ता है। तो ये हमने पंजाब हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और पिछले साल में उसके कारण लगभग 30% की कमी आई
तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। जी, कई क्षेत्रों में फसलों का जो क्रम है या क्रॉपिंग पैटर्न है वो इस तरह का है कि उसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जैसे धान की पैदावार कभी नहीं होती थी पर अब लोग करने लगे हैं, तो उनको किस तरह से जागरूक करने की कोशिश है कि इस तरह का दोहन जो है ऐसे स्रोतों का ना हो? नहीं, स्रोतों का दोहन हो चलेगा, हाँ, शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण नहीं होना चाहिए। दोहन तो सही शाश्वत उपयोग है जी, वो तो करना है, लेकिन पेड़ के फल खाने हैं, पेड़ को नहीं काटना है। जी, वैसे गाय का दूध लेना है लेकिन गाय को नहीं खत्म करना है। तो ये भाव शिक्षा में सब जगह पर्यावरण का आप सबको समझ में भी आ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमने कचरा प्रबंधन जब तक ठीक नहीं होता स्वच्छ भारत नहीं होगा। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीफोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, भवन निर्माण का जो बहुत धूल निकलता है उसका मैनेजमेंट, और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबके रूल्स हमने बदल दिए हैं। तो अब ये स्वच्छ भारत की दिशा में हम जाएंगे, और लोगों की सहभागिता से हमने प्लास्टिक के कचरे के खिलाफ एक आंदोलन जैसा किया। लोग बहुत अच्छे तरह से सहभागी हुए, छात्र खास करके। तो 1 लाख स्कूल में हमारे इको क्लब्स है, उनको हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि भावी पीढ़ी को ही समझना चाहिए कि भाई कैसे आगे बढ़े। प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में भी विशेष तौर पर जिक्र किया था कि हमारी जो युवा शक्ति है, युवा संगठन है राष्ट्रीय स्तर के, जैसे NSS है, NCC है, नेहरू युवा केंद्र संगठन है, उनको भी पर्यावरण संरक्षण में, जल के संरक्षण में, इस तरह के स्वच्छता अभियान में जोड़ा। मैं अभी एक गांव मैंने चित्रकूट के पास है बुंदेलखंड में, वो मैंने वहाँ काम करता हूँ, हर महीने जाता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ 2-2 हजार युवक मंदाकिनी नदी को हर सप्ताह में एक बार आकर साफ करते हैं। वहाँ 20-25 नए जल स्रोत जो बुझ गए थे, अच्छा, वो फिर से शुरू हो गए। तो ये होता है परिणाम। एक चीज ये जरूर देखते हैं हम कि इतना सारा प्रयास हो, लेकिन बहुत बार राज्यों की तरफ से इतनी सक्रिय भागीदारी नहीं नजर आती। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, सभी राज्य सहभाग देंगे। हम भी मोटिवेट कर रहे हैं। अभी हमने जैसे बालू खनन, अवैध बालू खनन, ये एक बड़ा बहुत बड़ा मसला था। हाँ, और उससे क्या हुआ है, हर जगह बालू माफिया बन गए और उससे नदियां सूखने लगी, नदियां खत्म होने लगी। अब नदियों को बचाना है तो बालू का खनन हम सैटेलाइट से अब निगरानी करेंगे कि कहाँ कितनी बालू जमा हुई है, और उतनी और वही की बालू निकालने की परमिशन मिलेगी, उससे सिवा नहीं मिलेगी। और जो 1000 ब्रास का मिला और 10,000 ब्रास ले गए, ये अब नहीं होगा। अब उसकी तकनीक के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग होगी, GPS द्वारा मॉनिटरिंग होगी, और कितने बार ट्रक जा रहा है ये होगा। तो इससे एकदम बालू माफिया को हम समाप्त करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें सर, तो तमाम विकासशील देश हैं, भारत ने उनका प्रतिनिधित्व किया है तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण को लेकर। भविष्य में और जो आपका रोड मैप है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को भारत के नजरिए से, वो क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से हमारा जिम्मेवारी से चलने वाला देश जो होता है, जो लोगों को दिशा भी दर्शाता है और विकसनशील देशों के हितों की भी रक्षा करेगा, ये हम सब करेंगे। और जो पेरिस में हमने कर दिया, सभी विकसनशील देशों की एकजुटता बनाने में भारत की प्रमुख भूमिका रही। पहले हम नकारात्मक भूमिका वाले देश ऐसा समझे जाते थे, इस बार हम प्रोएक्टिव रहे और इस बार हमने एक काम मजबूती से किया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, इतनी सारी जानकारी और बातचीत के लिए, और शुभकामनाएं भी भविष्य के लिए। श्रोताओं, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार हैं, उनसे पर्यावरण से, वन से संबंधित या जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये तमाम बातचीत हमने आपके लिए प्रसारित की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।